Today's topic is serial dilution. Serial dilution का क्या मतलब है and why we perform such experiment in our laboratory? एक कंडीशन होती है, सपोज दैट अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं कहीं पर, चाहे फार्मा कंपनी में हो या फूड इंडस्ट्री में हो या एंजाइमोलॉजी में है, तो आपको रेस्पेक्टिव एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर काम करना पड़ सकता है. सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ के लाओ जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, फॉर द एग्जांपल मैं एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को ढूंढने की बात कर रहा हूँ. मुझे एक्चुअली में एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मैं एमाइलेज एंजाइम का मार्केट में प्रोडक्शन करना चाहता हूँ. तो एमाइलेज एंजाइम का मार्केट में अगर प्रोडक्शन करना है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बैक्टीरिया से मैं उसको प्रोड्यूस कराऊंगा. वो बैक्टीरिया मुझे मिलेगा कहाँ? या फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जाओ आप एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ के लाओ जो पॉलीथीन डिग्रेड कर रहा है. एक्चुअली इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉलीथीन नॉन डिग्रेडेबल होता है, कोई एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जरूर जो इस पॉलीथीन को डिग्रेड कर सकता है. आप ऐसे जीनोबायोटिक्स को पॉलीथीन को डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया को ढूंढ के लाओ, या फिर एक पॉलीथीन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आप ढूंढ करके लाओ. देयर विल बी सम पर्टिकुलर टास्क जिसके लिए आपको एक बैक्टीरिया ढूंढना है. तो इसके लिए आपको एक रेस्पेक्टिव बैक्टीरिया को ढूंढना है. तो बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? कहीं ना कहीं उसका एक रेस्पेक्टिव सोर्स होगा, वहां से आपको बैक्टीरिया मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर आपको आई हैव गिवन वन पर्टिकुलर टास्क. द टास्क इज दैट यू विल हैव टू आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया that have some tendency, that may be some for particular work, that may have tendency to degrade the plastics, that may have tendency to produce the plastics, that may have tendency to release a particular enzymes on which I want to start in my marketing. तो there will be some respective task. उसके लिए आपको एक बैक्टीरिया ढूंढना है, एंड वो बैक्टीरिया जो होगा वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव सोर्स में होगा. फॉर द एग्जाम्पल मैं अगर एमाइलेज एंजाइम को लेकर के चलूं, मैंने आपसे कहा कि एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आपको ढूंढना है. तो वो एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? तो दिमाग में ये लाना होगा पहले आपको कि वो एमाइलेज एक्चुअली में एक एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक करता है. इसका मतलब जहां पर स्टार्च सड़ रहा होगा, डिग्रेड हो रहा होगा, वहीं पर वो बैक्टीरिया मिलेगा. तो स्टार्च रिच सबस्ट्रेट क्या हो गया? दिमाग में आता है पोटैटो, उसके पास अच्छा खासा स्टार्च होता है. मैं पहुंच गया सब्जी मंडी में पूछा भैया आप आलू कहाँ फेंकते हो, सड़ी हुई आलू कहाँ फेंकते हो? उसने बताया एक रिस्पेक्टिव एरिया है, आप वहां पे चले जाओ, वहां पर आपको मैं सड़ी आलू फेंकता हूँ. वहां का गया, मैं थोड़ा सा 35 सेंटीमीटर तक गड्ढा खोचा, उसके बाद वहां से मैंने सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लिया. अब सॉइल सैंपल जब मैं कलेक्ट करके लाया तो उस सॉइल सैंपल में, यानी मेरा जो सोर्स है यहाँ पर, मैं सॉइल सैंपल से अपना एक बैक्टीरिया आइसोलेट करूंगा. ये बैक्टीरिया फॉर द एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होगा. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? इस सॉइल में तो मिलियन या ट्रिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना? मिलियन बैक्टीरिया है. इस मिलियन बैक्टीरिया में से आपको एक बैक्टीरिया ढूंढना है. और बड़ी बात यहां पर यह है कि मिलियन में से एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया ढूंढना है जो एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो. ये तो वही हाल हो गया जैसे मैं आपको कुंभ के मेले में छोड़ दूं और बोलूं जाओ दीनानाथ चौहान को पकड़ लो. तो कुंभ का मेला, सच क्राउड इज दैट ओवर, और वहां पर आपको एक दीनानाथ चौहान को पकड़ना है. उस दीनानाथ चौहान आपको ये भी नहीं पता है. अगर मैं प्रॉब्लम यहां पर है, ठीक है मिलियन बैक्टीरिया तो है, एक तो बड़ी बात यहां पर ये कि बैक्टीरिया आपको सिंपल आंख से दिखता भी नहीं है. दिखता है? क्यों नहीं दिखता होगा? अच्छा चलो दूसरी अगर भाषा में बोलूं, हर छोटी साइज वाली चीज आपको नेक्ड आई से क्यों नहीं दिखती है? क्या आइडिया होगा? एवरी स्मॉल पार्टिकल जो बहुत ही छोटी होती है वो सिंपल आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो. देखो उसका बेसिक पीछे साइंस का जो एक लॉजिक है, ये हमारे आंखों का स्क्लेरा के अंदर के मैं एक स्ट्रक्चर हूं, दैट इज रेटिना. रेटिना पे क्या होता है? दो तरीके की आपने सेल सुना होगा. सुना है क्या? रॉड एंड कोन. रॉड एंड कोन जो होते हैं ना, ये अल्टरनेट अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, रॉड एंड कोन्स. और यहां से क्या होते हैं? ऑप्टिक न्यूरॉन्स निकले होते हैं. दीज आर द ऑप्टिक न्यूरॉन्स लाइक दैट. ये सब ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से जाकर के कनेक्ट होते हैं. ठीक है, लॉजिकली एक होता क्या चीज है कि जब कोई एक इमेज बनती है तो वो इसी रॉड और कोन के ऊपर बनती है. जब इमेज रॉड और कोन के ऊपर बनती है तो इसमें से सेल सिग्नलिंग होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट होता है. आयंस मूव करते हैं और वो आयंस जब ब्रेन को जाते हैं तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है. ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में बैक्टीरिया की इमेज अभी नहीं बन रही होगी, बन रही है, लेकिन आपको ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा. ब्रेन तभी प्रोसेस करेगा जब ब्रेन को मैसेज जाएगा. ब्रेन को मैसेज तभी मिलेगा जब सेल सिग्नलिंग होगी, और सेल सिग्नलिंग तभी होगी जब ये एक लाइगेंड है और ये रिसेप्टर मान सकते हैं
इस रिसेप्टर पर हमारा लाइगेंड यानी इमेज इस पर बाइंड करेगी। ये फिजिकल लाइगेंड है हमारा। तो फिजिकल लाइगेंड जो एक बैक्टीरिया की इमेज है, वो रिसेप्टर यानी हमारे रॉड और कोन सेल के ऊपर जब बनेगी तो वहां पर आयंस का मूवमेंट होगा, वो ब्रेन को जाएगा। लेकिन जब चीजें बहुत छोटी होती हैं, लाइक बैक्टीरिया का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो इमेज रॉड और कोन के ऊपर ना बन करके रॉड और कोन के बीच बनता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से आपने सुना होगा। अगर इमेज यहां पर बनेगी तो कोई भी सेल सिग्नलिंग नहीं जाएगा, और जब सेल सिग्नलिंग होगी नहीं तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा और चीजें आपको दिखेंगी नहीं। माइक्रोस्कोप इसी चीज में खेल खेलता है। क्यों माइक्रोस्कोप से चीजें आपको दिख जाती है? रीजन ये है कि माइक्रोस्कोप एक भी लाइट को वेस्ट नहीं होता। आप ये समझिए कि इतनी बड़ी हाथी होती है, अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर पे बैठा करके बोलूं आप नीचे हाथी देखो, तो हाथी भी आपको मे बी चींटी जैसे दिखे, हो सकता ना दिखे, मगर हाथी उतनी बड़ी तो है नहीं। या आप बहुत ऊपर छत पे खड़े, बहुमंजिला इमारत पे खड़े हैं, नीचे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे लोग दिखते हैं। तो क्या वो लोग इतने छोटे होंगे? नहीं। इतना बड़ा सूरज है, वो आपको नीचे से तारा दिखता है। तो ये सब क्यों है? नंबर ऑफ लाइट का खेल है। नंबर ऑफ लाइट अगर कम हो जा रही है तो इमेज आपकी छोटी हो जा रही है, नंबर ऑफ लाइट बढ़ती है तो इमेज बढ़ती है। वही चीज यहां पर है। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कंडेंसिंग लेंस लगे होते हैं। सोर्स से लाइट टकराने के बाद एक भी लाइट वेस्ट नहीं होती, वहां पे कंडेंसिंग लेंस लगे होते हैं। वो सारी लाइट को अंदर कंडेंस करते रहते हैं और सीधे नंबर ऑफ लाइट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इमेज की साइज बढ़ती है और वो रॉड और कोन के ऊपर बनना चालू होता है, जिसकी वजह से सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होती है और आपको एक इमेज प्रॉपर दिखना स्टार्ट होती है। समझ में आ गई बातें? तो यहां पर ये खेल है, ये एक मैकेनिज्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है, जिसकी वजह से सिंपल बैक्टीरिया आपको नेक्ड आई से नहीं दिखता है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया एक तो मेरे को दिखता नहीं है इस मैकेनिज्म की वजह से। अब उसमें से मिलियन बैक्टीरिया, इस मिलियन बैक्टीरिया में मुझसे ऐसा एक बैक्टीरिया ढूंढना है जो एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है या एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं कि यार ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो सही है आपका, लेकिन तब भी बैक्टीरिया हम ढूंढेंगे कैसे? तो मैं आपको एक बात बता दूं, मिट्टी में मिलियन बैक्टीरिया जरूर है, मगर वो मिलियन इन नंबर में, मिलियन टाइप के नहीं होते। होंगे ज्यादा से ज्यादा एक पर्टिकुलर, अगर हैबिटेट में बात करूं, एक जगह की सॉइल सैंपल उसका हैबिटेट है, उस हैबिटेट की अगर मैं बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5, 10 या 15, हो सकता है 20 तरीके के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। वो 5, 10, 15 या 20 तरीके के जो बैक्टीरिया है, मुझे सिर्फ उन पर फोकस करना है। मुझे मिलियन से मतलब ही नहीं। वही है जो अपने नंबर बढ़ा बढ़ा के मिलियन में कन्वर्ट हो गए। तो नंबर में बड़े होंगे, मेरे से उससे मतलब नहीं है। आई वांट टू फोकस ओनली द टाइप और काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट एट दैट रेस्पेक्टिव हैबिटेट। तो वो कैसे पता करेगा? अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल को मैं पानी में डिसॉल्व करूं और पानी में डिसॉल्व करने के बाद मैं एक न्यूटन अगर मीडिया की प्लेट पे पोर कर दूं, तो होगा क्या कि सारे के सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के नजदीक चिपक के इस तरीके से पेट्री प्लेट की मीडिया पे ग्रो करेंगे। एंड दैट इज लुक लाइक, जैसे आपके घर में घास का मैदान होता है, जैसे लॉन आप बोलते हैं ना आप, उसी तरीके से यहाँ पर बैक्टीरिया का एक सफेद कलर का मैदान दिखेगा। इसको बोलते हैं दैट इज लॉन ऑफ बैक्टीरिया। और अगर लॉन ऑफ बैक्टीरिया आपको अपनी पेट्री प्लेट में नजर आ रही है तो आप बैक्टीरिया को देख नहीं पाओगे, आई मीन टू से बैक्टीरियल की कॉलोनी को नहीं देख पाओगे। एक्चुअली में मिलियन बैक्टीरिया पे फोकस नहीं करना था। मिलियन इन नंबर में तो होंगे, मगर वो मिलियन टाइप के नहीं है ज्यादा से ज्यादा 10-15 तरीके के। मैं उन 10-15 तरीके के बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मैं बोला बैक्टीरिया तो नहीं देख सकता, हाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी जरूर देख सकता हूं। कॉलोनी क्या होता है? जेनेटिकली सेम बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने नंबर को बढ़ाते हैं और बढ़ा करके एक जगह पर क्लम्पिंग करते हैं। जब क्लम्पिंग करते हैं तो उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ लाइट का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, इमेज थोड़ी बड़ी दिखती है। इसलिए आप बैक्टीरिया की कॉलोनी आप नेक्ड आई से देख सकते हो, मगर बैक्टीरिया नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। तो ठीक है, हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो हम फोकस करेंगे कि कितने अलग अलग तरीके की कॉलोनी एग्जिस्ट कर रही है हमारे उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। यानी सॉइल सैंपल में अगर मैं लेके आया हूं तो कितने अलग तरीके के उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी एग्जिस्ट कर रही है। ये कैसे पता चलेगा? ये तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक लॉन ऑफ बैक्टीरिया रहेगा। यानी अगर सारे के सारे बैक्टीरिया चिपक के ग्रो हो रहे हैं तो वो लॉन नजर आएगा और बैक्टीरिया की कॉलोनी आप देख नहीं पाओगे। अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी आपको ध्यान से देखना है तो बैक्टीरिया की कॉलोनी को ध्यान से देखने के लिए आपको इस लाइन ऑफ बैक्टीरिया को रिमूव करना होगा। यही वो प्रॉब्लम है जो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस बैक्टीरिया के लॉन को हम कैसे रिमूव आउट करेंगे, इसके लिए हम टेक्निक फॉलो करने वाले हैं, दैट इज सीरियल डाइल्यूशन।
समझ में आ गई बातें? तो सीरियल डाइल्यूशन क्या है? सीरियल डाइल्यूशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसके जरिए हम जहां पर बैक्टीरियल डेंसिटी ज्यादा होती है उस बैक्टीरियल डेंसिटी को कम करेंगे। याद रखना, सीरियल डाइल्यूशन सिर्फ बैक्टीरियल डेंसिटी को कम करने के लिए नहीं होता। कहीं पर कोई भी चीज अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, उसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो सीरियल डाइल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। लाइक कोई ड्रग है, उसको आपको डाइल्यूट करना है, सीरियल डाइल्यूशन कर सकते हैं आप। कोई केमिकल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूट करना है, वो भी सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू आप जा सकते हैं। आप बैक्टीरिया की कॉलोनी को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तब भी आपको सीरियल डाइल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अगर कोई डेंस चीज है तो उसको हम सीरियली डाइल्यूट करते हैं। समझ में आ गई बातें? तो आइए देखते हैं सीरियल डाइल्यूशन को हम करते कैसे। लेट्स प्ले विद दैट। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना? देखिए, इसके लिए हम करते क्या है, हम 10 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। We will take a 10 test tube like that and so on. The number is 10. That's 1 and that is 10. Okay. So we will take a 10 test tube and among the all test tube we will put a normal saline. हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन इसमें रख देंगे। पहली जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें 10 ml नॉर्मल सलाइन होगा, बाकी सारी टेस्ट ट्यूब में 9 ml। ठीक है। So in initial we will take a 10 test tube. Among the all test tube we will take the normal saline and this normal saline would be of 0.85%. ये एक concentration है जो मैं normal saline बनाऊंगा। normal saline आपको पता है, that is sodium chloride plus distilled water. That is the combination. अगर मैं 100 ml distilled water लिया हूं तो उसमें 0.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करूंगा, देन वो 0.85% का बन जाएगा। समझ में आ गई बातें? अब बात यहां पर आती है कि मैं ये नॉर्मल सलाइन क्यों लिया हूं। आई कुड टेक आल्सो डिस्टिल वाटर ओनली, मैं सिर्फ डिस्टिल वाटर ले सकता हूं, है ना? तो मैं अगर आपसे एक सिंपल बात पूछूं, माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखा जाए तो माइक्रोब्स अगर सॉल्ट ना दो तो एक तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, लेथल इफेक्ट साबित होता है। अगर मैं आपको अभी ब्लड ना दूं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल हो जाता है ना? प्लांट को अगर मैं सॉल्ट ना दूं तो उसमें प्राइमरी विल्टिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, मुरझाने लगते हैं। तो ये देखा जाए 3 डोमेना ऑफ लाइफ जो मेन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट है, एनिमल है, इन सबको सॉल्ट की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको क्यों जरूरत होती होगी सॉल्ट की? क्यों? ग्रोथ के लिए नहीं, सॉल्ट से पीएच मेंटेन नहीं होता। अगली क्लास जो होगी वो पीएच पे ही होगी मेरी। आइडिया? देखिए, देखा जाए तो तीनों डोमेन को सॉल्ट की जरूरत है। ये आपको ये बताने की कोशिश होती है कि एक जो सेल का ओरिजिन है, जो सेल की उत्पत्ति हुई है, वो कहां पर हुई है? समुद्र में। और समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है? यानी हम भले ही आज इवोल्यूशन से बहुत दूर निकल करके चले आए, लेकिन हमारी सेल का जो डेवलपमेंट है वो समुद्र में ही हुआ है, इसलिए हर एक सेल को आज नमक की लत लगी हुई है। ठीक है। हाँ, अब रेगुलेशन चूंकि इवॉल्व हो चुके हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारे अंदर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन कॉन्सेंट्रेशन को कम और ज्यादा हम कह सकते हैं, मगर कह दे कि हम बिल्कुल ओशियन से बहुत दूर आ चुके हैं, अब कोई सॉल्ट से कोई मतलब नहीं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक सेल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सॉल्ट की प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को आज सॉल्ट की अभी भी लत लगी हुई है। अगर मैं सॉल्ट नहीं दूंगा, इनका ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सॉल्ट को कंट्रोल कर, सॉल्ट के जरिए कंट्रोल की जाती हैं। इवन बॉडी में जो सेल सिग्नलिंग होती है वो भी इसी सॉल्ट के जरिए कंट्रोल की जाती है। दैट्स व्हाई द सॉल्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। समझ में आ गई बातें? ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, बैलेंस हर जगह होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक सपोज दैट मेरा सॉइल सैंपल था, तो सॉइल सैंपल को मैं वेट कर लिया 1 ग्राम। अगर आपने 10 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml नॉर्मल सलाइन इसमें रखा हुआ है तो ये 1 ग्राम जाएगा। इन केस अगर आप इसको कम करते हैं, 5 ml लेते हैं, तो इसका भी आप हाफ कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 0.5 ग्राम। इन केस इफ यू विल टेक द ओनली 5 ml नॉर्मल सलाइन इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड the remaining test tube will include only the 4 ml normal salines if you will take the only the 5 ml in first test tube. But if you have taken 10 ml in the first test tube, then remaining 9 test tube will include 9 ml normal saline. That is the respective ratio you have to maintain while you are working this serial dilution experiment. Okay. So in the first test tube, I am going to add this 1 gram soil samples what I have taken from respective source. हमने जहां से सोर्स था वहां से मैंने इसको उठाया है
And after then I will try to dissolve the all soils, which is all soils in the first test tube, in which I have taken 10 ml normal salines. When the all soil sample would be dissolved in the 10 ml normal saline, I will start my serial dilution. Serial dilution means that serially I will try to dilute our this soil sample. So serial dilution एक कोई यूनिट मान लेते हैं, मान लो हमने 100 ml से 1000 माइक्रोलीटर से हमने डाइल्यूशन किया है, तो मैं पहली टेस्ट ट्यूब से 1000 माइक्रोलीटर लूंगा और इसके बगल वाली टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करूंगा. जब बगल वाली टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करूंगा तो कुछ बैक्टीरियल डेंसिटी यहां पर छूट जाएंगी और कुछ बैक्टीरियल डेंसिटी आगे टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे. अगेन आई विल मिक्स प्रॉपरली. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रॉपर मिक्सिंग आई विल ट्रांसफर द 1000 माइक्रोलीटर in next test tube. When I will transfer this 1000 microliter in the next test tube, some concentration of bacteria would be remain over there in the previous test tube, and some will come in the next test tube, and that would be according to concentration. If you pay attention on the concentration in this test tube, we will find the low bacterial density in compared to last test tube. And again I will transfer 1000 microliter in next test tube. So like that I will try to transfer 1000 microliter test samples from previous test tube to next test tube, और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो फिर से 1000 माइक्रोलीटर सैंपल हम बाहर निकाल करके फेंक देते हैं. इस तरीके से बैक्टीरियल डेंसिटी लगातार कम होती जा रही. लास्ट में 1000 माइक्रोलीटर हम इसलिए निकाल के फेंक दे रहे हैं, उसका एक रीजन देखिए. आप पहले टेस्ट ट्यूब में 9 ml था, मैंने इसमें ट्रांसफर किया, ये 10 हो गया होगा. उसके बाद यहां से निकाला, फिर यहां पर 10 हो गया, बट यहां पे 9 हो गया था. तो जब मैं 1 ml निकाल के आगे ट्रांसफर कर रहा हूं तो हमारा जो वॉल्यूम है मेंटेन हो जा रहा है. लेकिन लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब में अगर मैं 1000 माइक्रोलीटर निकाल के नहीं फेंकूंगा तो यहाँ पर 10 ml हो जाएगा, तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर बिगड़ जाएगा. डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि आपने कितने टाइम डाइल्यूट किया है अपने इस सैंपल को. ठीक है, तो डाइल्यूशन फैक्टर दैट इज इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, एक चीज और, दो डाइल्यूशन फैक्टर होते हैं. एक तो सीरियल डाइल्यूशन का फैक्टर होता है, इसमें डाइल्यूशन फैक्टर होता है. एक नॉर्मल डाइल्यूशन का एक फैक्टर होता है. नॉर्मल डाइल्यूशन का फैक्टर वो मैं आपको जो कैलकुलेशन वाली क्लास होगी उसमें बताऊंगा. यहाँ पर सीरियल डाइल्यूशन का मैंने डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ. दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. फिलहाल यहाँ पर यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब हम क्या करते हैं, लास्ट की जो 3 टेस्ट ट्यूब होगी, सपोज दैट ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब थी, अब लास्ट में हमने 10 बनाया हुआ है, तो 8, 9 और 10 नंबर की जो टेस्ट ट्यूब होगी, इसमें से मैं अपना 3 ऑलरेडी न्यूटन एगार मीडिया की प्लेट बनाया. जब मैं सीरियल डाइल्यूशन करूंगा तो 10 टेस्ट ट्यूब के अलावा मैं इसमें नॉर्मल सलाइन बना करके मैंने इसको रख दिया, प्लस 3 पेट्री प्लेट के न्यूटन एगार मीडिया बनाऊंगा. न्यूटन एगार मीडिया क्या होता है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा. तो यहां पर उसकी पोरिंग कर दी जाएगी. पोरिंग करने के बाद उसको सॉल्डिफाई छोड़ दिया जाएगा. जब सॉल्डिफाई हो जाएगा तो लास्ट की जो 3 टेस्ट ट्यूब है, मैं इसमें से लगभग 20 माइक्रोलीटर सैंपल उठाऊंगा और एक टेस्ट ट्यूब में, एक पेट्री प्लेट में स्प्रेड करूंगा. जो टेस्ट ट्यूब नंबर 9 वाली होगी, इसमें से भी मैं 20 माइक्रोलीटर उठाऊंगा और दूसरी पेट्री प्लेट में ट्रांसफर करूंगा. और जो 8 नंबर वाली टेस्ट ट्यूब होगी, इसमें से भी मैं 20 माइक्रोलीटर उठाऊंगा और लास्ट पेट्री प्लेट पे स्प्रेड करूंगा. मुझे क्या दिखने को मिलेगा, जब इसको मैं इनक्यूबेट कर दूंगा 37 डिग्री सेल्सियस एक इनक्यूबेटर में, अगले दिन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बैक्टीरियल डेंसिटी काफी ज्यादा ग्रो हुई है, लेकिन इससे बैक्टीरियल डेंसिटी थोड़ी कम हुई है. और जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब में बढ़ाया हूं, नंबर ऑफ बैक्टीरियल डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली गई है. तो यहाँ पर अब आपको देख सकते हैं कि लॉन ऑफ बैक्टीरिया से आपको छुटकारा मिल गया है. बैक्टीरियल डेंसिटी लगातार धीरे धीरे कम होती चली गई है. मैं यहाँ पर बैक्टीरियल डेंसिटी कम होने से एक फायदा हो गया कि हर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को आप अलग अलग देख सकते हो. अब जब आप बैक्टीरिया की कॉलोनी को अलग अलग देख सकते हो तो उसकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी के मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कॉलोनी दूसरी कॉलोनी से डिफर है. अगर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी दूसरे बैक्टीरिया की कॉलोनी से डिफर है, तो फिर आप मान के चलिए कि वो बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी वो 2 अलग अलग बैक्टीरिया. तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बैक्टीरिया का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पे स्टडी करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया की कॉलोनी दूसरे बैक्टीरिया से अगर अलग है उसकी मॉर्फोलॉजी, देन वो दोनों अलग अलग बैक्टीरिया सपोज. ठीक है, तो इस तरीके से सीरियल डाइल्यूशन की मदद से हम अलग अलग बैक्टीरिया की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो हमने जब इसको किया तो मुझे किस तरीके का एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है.
गोइंग टू शो हियर, ये हमारी प्लेट होगी, इसमें आपको डिफरेंट कॉलोनी नजर आ सकती है। हो सकता है हमारी कोई कॉलोनी हो जो बिल्कुल गोल गोल हो, इसको हम ऐसे सर्कुलर कॉलोनी बोल देते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग करने के बाद पता चला कोई कॉलोनी ऐसा हो जो इसमें कुछ इस तरीके से फिलामेंट निकले, दैट इज ये फिलामेंटस कॉलोनी हो सकती है। तो इसका मतलब कि एक फिलामेंटस कॉलोनी है, दूसरी सर्कुलर कॉलोनी है, तो ये बैक्टीरिया अलग होगा। हो सकता है इसमें कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया कॉलोनी नजर आए, इसको राइजोइडल कॉलोनी बोलते हैं। तो राइजोइडल कॉलोनी ये भी इन तीनों से डिफरेंट है। हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया आपके वैसे छोटे छोटे स्पॉटेज में दिखे पॉइंट्स वाइज, तो इनको हम बोलते हैं दैट इज पंक्टिफॉर्म, ये पंक्टिफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये कॉलोनी भी इनसे थोड़ी डिफर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग, ये तो केवल शेप की बात होती है, कुछ एक बैक्टीरिया इस तरीके से देखने को मिलता है दैट इज स्पिंडल शेप भी हो सकता है। अगर इस तरीके के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा मैं कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी कर रहा हूं, बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है, वो कॉकस होगा, वो डिप्लोकॉकस होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस होता है, बैसिलस हो सकता है, डिप्लोस हो सकता है, स्पाइरोकीट्स हो सकते हैं, वो उनकी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। यहां पर मैं बैक्टीरिया की कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं, वो दोनों मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग कॉलोनी हमको यहाँ पे मिल सकती है। तो मैं डेफिनेटली अगर मैं इस तरीके से 5 अलग अलग कॉलोनी देख रहा हूं, इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में यही 5 बैक्टीरिया हैं जो अपने नंबर बढ़ा बढ़ा के मिलियन में कन्वर्ट हुए होंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं इन 5 बैक्टीरिया को अब मैं अलग प्यूरिफाई करूंगा, एंड इस पर्टिकुलर प्लेट को, जिसमें एक ही पर्टिकुलर प्लेट में मुझे अलग अलग बैक्टीरिया मिले हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज मिक्स कल्चर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस मिक्स कल्चर को अब प्योर कल्चर में कन्वर्ट करूंगा, और ये जो प्योर कल्चर होगा थ्रू द मेथड ऑफ स्ट्रीकिंग, यानी स्ट्रीकिंग के जरिए मैं इस मिक्स कल्चर को प्योर कल्चर में कन्वर्ट करूंगा। प्योर कल्चर का मतलब है एक प्लेट में एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मैं यहां पर स्टोर करूंगा। समझ में आ गई बात है? तो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज स्ट्रीकिंग, ठीक है। थैंक यू।